सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। हुकूमत एक बहरान का शिकार है, इत्तेहादी नाराज हैं। जो पीटीआई के अंदर ग्रुपबंदी, उससे भी इमरान खान परेशान हैं। इमरान खान साहब ने हुकूमत में आते ही बहुत सारे अच्छी बातें की थी, बहुत ज़बरदस्त लगती थी पूरी कौम को, और कौम समझती थी कि हम मदीने की रियासत की तरफ सफ़र कर रहे हैं और चंद माह के बाद, चंद सालों के बाद हम मदीने की रियासत में दाखिल हो जाएंगे, जहाँ सबको ईमान के साथ, इंसाफ के साथ, रोज़गार के साथ, हर तरह से बहुत ही अच्छा एक इन्वायरमेंट मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल 16 माह के बाद कुछ इस तरह है कि महंगाई का जिन बोतल को तोड़कर बाहर आ गया है और सबके सरों पे नाच रहा है। गरीब चिल्ला रहे हैं, मिडिल क्लास के लोगों की भी चीखें निकल गई हैं। इंतहाई बुरी सूरत हाल है। एक आम आदमी जो कि 30-40 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह लेता है, उसकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। एक घर में चलें जहाँ पे एक बच्ची कहती है, बाबा मेरे लिए तोहफा नहीं लाते। बाबा कैसे लेकर आएँ? आटा नहीं ला पा रहे बाबा, सब्ज़ी नहीं ला पा रहे, खाने की अशिया नहीं ला पा रहे, सर्दी के अंदर गर्म कपड़े नहीं ला पा रहे। और बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो बच्चों की ख्वाहिशात के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे, अपने आप को जला लेते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। AKD पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। और PTI की तर्जुमानी करेंगे डॉक्टर रमेश कुमार। लेकिन इन तीनों हजरात को मैं दिखाना सुनाना चाहता हूं कि एक आम आदमी के घर में हो क्या रहा है। पहले इस रिपोर्ट में देखें। मेरा नाम वकास है। मैं मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता हूं और ये मेरी किराए की दुकान है। 15,000 किराया है, 5,000 बिजली का बिल आता है और इसके अलावा काफ़ी अखराजात हैं। मतलब रिपेयरिंग के हवाले से पार्ट्स वगैरह लेने जाना पड़ता है। रिपेयर कराने से पहले मोबाइल 200 दफ़ा सोचता है कि इसको बनवाऊँ या नहीं बनवाऊँ। इस महंगाई के दौर में आजकल बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। अब हवाई रोज़ी पे बैठे हैं, कभी जो है 3 मोबाइल बनाते हैं, कभी 4, कभी 5, कभी एक भी नहीं आता। ऐसा भी होता है कि पूरा दिन बैठे रहते हैं, कोई मोबाइल नहीं आता। 30 कमा लेते हैं, कभी 40, लेकिन ये है कि कुछ सेविंग नहीं हो पा रही है। तो इतनी महंगाई है कि जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है और आमदनी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कम से कम खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और जो है आमदनी कम से कम होती जा रही है। हम क्या करें? इस कदर महंगाई है कि महंगाई हमारी पहुँच से बाहर। किराए का मेरा घर है, शुगर की मैं मरीज़ हूँ, दवाई चाहिए होती है। ये नई हुकूमत ने तो बहुत ज़्यादा ही महंगाई कर दी। छोटा बेटा किफ़ालत करता है, किराया देता है वो बेचारा। बड़ा तो अपनी बीवी बच्चों का खर्चा उठाता है। छोटा हमारा घर का किराया देता है, 14,000 रुपये घर का किराया है। बिजली का बिल आता है 5,000, 4,000 रुपये बिजली का बिल आता है। गैस का बिल है, पानी का बिल है। तो ये कहाँ से पूरा करें? महंगाई बहुत है, बाबा चीज़ भी नहीं लेकर आते। ये छोटा सा बच्चा कह रहा है, बाबा मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आया। सूरत हाल ये है कि आटे की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी की ख़रीद से बाहर हो गई हैं। दालें, मुर्गी का गोश्त, सब्जियां, घी, चावल, सब के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम मदीने की रियासत की तरफ जो सफ़र कर रहे थे, कहाँ पहुँचे हैं? ज़फ़र अब्बास साहब, हम कहाँ पहुँचे हैं और आखिर वजह क्या है कि हम इस महंगाई के अंदर आके फंस गए और हुकूमत जो कहती थी वो चीज़ें हो नहीं पा रही। गवर्नेंस मैनेजमेंट की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। ग्राउंड पर आप काम कर रहे हैं, रोज़ाना लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों के घरों पर जा रहे हैं। जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं वहाँ आप उनके पास जा रहे हैं। इतनी ख़राब सूरत हाल है। मैं अभी जब आपके प्रोग्राम में आ रहा था फैसल साहब, उस वक्त भी मेरे ऑफिस में एक फैमिली बैठी हुई थी कि शौहर का इंतकाल हो गया और बेवा हमारे ऑफिस में बैठी थी कि दफनाने के पैसे नहीं है। बेवा बैठी थी कि अब बेवा बैठी है, शौहर मर गया है, दफनाने के पैसे नहीं है, ख़ानदान में भी किसी के पास नहीं है। मैंने अपना बंदा उनके साथ रवाना किया, उसने मुझे कन्फर्म किया कि वाक़ईन घर में मौत हुई हुई और बीवी गायब थी घर से, लोग परेशान थे। अब मालूम हुआ पैसे लेने गई थी। वो हुक्मरान जिनके बच्चे इस मुल्क में नहीं है, वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। वो लोग जिनको पता ही नहीं, मदीने की रियासत की बातें हो रही थी तो सुंदल खटक के कारनामे ये कौन सी रियासत में लेकर आ गया आप? बात यह कि इन्होंने लोगों को जिस तरह से जलील किया, हुक्मरानों ने पूरी फ़ौज एक एक सीट के पीछे दौड़ रही है, इनको फिक्र ही नहीं है। इन्होंने अगर मैं सिंध गवर्नमेंट की बात करूं, इन्होंने सिर्फ बारदाना यानी 2 रुपए की प्लास्टिक की बोरी के पीछे, क्योंकि ओमनी ग्रुप पकड़ लिया गया, इन्होंने 2019 में गंदुम ही नहीं खरीदी 4 लाख मेट्रिक टन।
वो पैसा वापस चला गया। अब जितने स्टॉक सिंध हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी ही नहीं, तो इस सिंध के अंदर तो इस वजह से, लेकिन पूरे पाकिस्तान में किस वजह से है? बात ये कि आपने चाहे वो सिंध हो चाहे पाकिस्तान हो, जिस लेवल के लोगों को हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किया है, उनको आवाम का दर्द ही नहीं है ना। एक शख्स है, उसको पता ही नहीं है, लोग मर रहे हैं, अपने आप को जला के इमरान खान को कैसे नहीं पता है? इमरान खान को तो सब पता है, मदीने की रियासत की बात कर रहे हैं, निचले तबके को ऊपर लाने की बात कर रहे हैं, वो लोग गरीबों की बात कर रहे हैं। तो ऊपर आ गए, लोग जा रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, बिल्डिंगों से कूद रहे हैं, अपने आप को जला रहे हैं। पूरे पूरे इदारे, एक एक इंडस्ट्री 30-30 हजार लोगों को फारिग कर रही है, लोगों के पास रोटी नहीं है। ये अगर ये बातें कर रहे हैं कि हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, फलाना दिलाएंगे, ये सब इनके नारे थे। इन्होंने लोगों की जान निकाल दी। इस वक्त क्राइम रेशियो तो देखें, परसों लांडी में 4 मोबाइल स्नैचर पकड़े गए, लोग उनको मार रहे हैं। लहू लहान जख्मी चोर एक बात बोल रहा है, मेरी माँ मरीजा है, मैं दवाई के लिए परेशान हूँ। वो उसको लोगों ने छोड़ा नहीं, क्योंकि लोग भी परेशान है ना, उनके पास पैसा ही नहीं है। तो बात ये कि लोग चोरियां कर रहे हैं। छीनने वाला लड़का जो था वो ये कह रहा था कि मेरी वालदा बीमार है, मुझे पैसे चाहिए। तो कौन करेगा? हर कोई यही करेगा। जिस लेवल पे इस गवर्नमेंट ने लाके लोगों को खड़ा कर दिया है, वो फैसल वाडा जो अपनी गाड़ियां गिनवा रहे हैं अरबों रुपए की, खरबों रुपए की, वो जो बड़े बड़े बिल्डर्स। अच्छा, हमें नहीं मालूम था कि हुक्मरानी करने के लिए या आपको सियासतदान बनने के लिए अवामी नुमाइंदा होना शर्त नहीं है, अमीर होना शर्त है। ये कौन सा फार्मूला आपने अपनाया कि हमारे ऊपर अमीर लोगों को मुसल्लत कर दिया, जिनको पता ही नहीं है कुछ भी, जिनको पता ही नहीं है कि 10,000 रुपए बिजली का बिल, 200 रुपए गैस का बिल जिसके घर आता था, इस महीने 5-5 हजार रुपए आया है। लोग भूखे, लोग परिल क्लास आदमी खुदकुशी कर रहा है, लोग बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे, इनकी अय्याशियां नहीं खत्म हो रही, इनके हरकतें तो देखें आप। अभी भी 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने खुद सोशल मीडिया पर पढ़ा, गवर्नर सिंध बोल रहे हैं कि हैवी बाइक्स खरीदिए, इससे मुल्क का इमेज अच्छा होगा। गवर्नर साहब और गवर्नर साहब हुए, फैसल वाडा हुए, अली जैदी हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब के जाती दोस्त हैं, उनकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है उन्हें ओहदों पे रहने की, और ये तो बात अब एक्सपोज हो भी रही है, पता भी रही है। रहने के लिए पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान मर जाए। नहीं, पाकिस्तान अल्लाह ना करे मरे, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसे हालात हो, लेकिन हालात खराब हो रहे हैं। इन हालात की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है? मैं चाहूंगा कि डॉक्टर रमेश से बात करूं और अकील करीम डेडी साहब से बात करूं, अगर डेडी साहब हमारे साथ लाइन पर हैं तो। डॉक्टर रमेश साहब, ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी बहुत दिल रखते हैं, आप भी बहुत जुस्तजू करते हैं, जिस पार्टी में भी आप रहे हैं हमेशा आपने इंसाफ की बात की है। आप इससे पहले जिन जमातों में रहे वहां उनके खिलाफ जो भी आप इस तरह की गुफ्तगू करते रहे कि जहां इस्लाहात की बात है। इस दफा तो बहुत बुरा हाल है, जो महंगाई इस हद तक आ गई है कि एक आम आदमी जी नहीं पा रहा है, और मिडिल क्लास के साथ जो मसाइल हो रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास के साथ जो मसाइल हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हो गए, और सबसे ज्यादा मसाइल पंजाब में नजर आ रहे हैं, सिंध में नजर आ रहे हैं, केपी में नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये किस तरफ जा रहे हैं हम? पीटीआई की गवर्नमेंट कहां ले जा रही है पाकिस्तान को? देखिए, मैं समझता हूं अभी इस बजट तक 4-5 महीने तो और हालात ख़राब मुझे नज़र आ रहे हैं। देखें, मिसमैनेजमेंट भी है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाह किया गया है जिस इस्लाह की वजह से महंगाई बढ़ेगी, और कुछ मिसमैनेजमेंट है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ें की गई है। गंदम के हवाले से जो आपने बात की, आज से 4-5 महीना पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को, स्पीकर को, अपने कमेटी के मेंबरान को, मैंने जब 32 रुपये में गंदम यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही थी, तब मैंने कहा था कि गंदम आपको यहाँ पे 50 रुपये में नहीं मिलेगी, गंदम आपको परचेज करनी चाहिए, मगर आपने वज़ीर आज़म से कहा था ये परचेज नहीं की। मुझे गंदम का आज से भी आगे बहुत ज़्यादा, मैंने बिल्कुल कहा था कि सर गंदम जो है उसकी पॉलिसी गलत अडॉप्ट की जा रही है, गंदम की शार्टेज होगी, चीनी की शार्टेज होगी, और ये अभी गंदम गवर्नमेंट को खरीद, यानी कि इमरान खान साहब के पास ऐसे एमएनएज एमपीज ऐसे लोग हैं जो उनको बता रहे थे, आपने बताया डॉक्टर साहब इमरान खान को कि गंदम एक्सपोर्ट ना करें, पाकिस्तान में कोराम आएगा, महंगाई होगी, मुसीबतें फंस जाएंगे पाकिस्तानी, लेकिन आपकी बात इमरान खान ने नहीं मानी। देखिए, गंदम के हवाले से तो मैं समझता हूं कि मिनिमम मेरी 10 मरतबा बात होगी 10 मरतबा बात की आपने, और उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने हर फोरम के अंदर गंदम की बात की, मैंने बाकायदे बताया। देखिए, एक पॉलिसी क्लियर थी, आज भी मैं समझता हूं गंदम आज से निकल जाएगी, गंदम का बहरान और ज़्यादा बढ़ेगा, चीनी का बहरान और ज़्यादा, कल 100 रुपये चीनी बढ़ी है, परसों 100 रुपये चीनी बढ़ी है, 3 दिन से 100 रुपये चीनी बढ़ती जा रही है, आज 68 रुपये का डीओ हो गया है एक ट्रक का। तो ये आगे मुझे उधर भी ख़तरनाक सूरत नज़र आ रही है गंदम के हवाले से, और इससे ज़्यादा जो मुझे ख़तरनाक सूरत नज़र आ रही है वो 1 महीने के बाद अभी जो हमने ट्रांसपोर्ट की जो हड़ताल जो ख़त्म कराई है,
1 महीने के बाद जो उनकी कंडीशन हमने मानी है, वो जो चीज़ है वो महंगाई के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी लेके आएगी। क्योंकि लोड सेल्स जो है, जो नहीं लगाना चाहिए था, हमने पहले एक रास्ता दिया। जैसे माजी में एक मरतबा हुआ था, सारा अफजल के तारड़ पे टाइम पे भी हुआ था और आमिर कियानी के टाइम पे भी हुआ था कि पहले हमने दवाइयों की प्राइस बढ़ाई, फिर हमने नोटिस लिया कि अभी हम कम करते हैं। इस तरीके से लोड सेल्स को पहले हमने इम्प्लीमेंट किया। डॉक्टर साहब, मैं आपको मुख्तलिफ शहरों में जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं 3-4 महीने अभी सिलसिला और रहेगा, और आपने 10 दफा वजीर आजम से कहा, वजीर आजम ने आपकी बात नहीं मानी, और अब आप कह रहे हैं 3-4 महीने और ये सूरत हाल रहेगी, पता नहीं कब रहेगी। मैं जफर भाई आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कह क्या रहे हैं इस महंगाई के ऊपर मुख्तलिफ शहरों के अंदर, ये आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। आइए। और महंगाई बहुत होती जा रही है, भी इनू कंट्रोल करना ना, इन्होंने थले का पता, आटा जरा वो 60-70 रुपये किलो हो रहा वा। और इमरान खान ने ठीक कहा था कि सुकून जो है ना वो कब्र में मिलेगा। अब इन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि अब जो गरीब आदमी है उनकी जो कब्र में जाने के जो है ना दिन वो नजदीक आ गए हैं। लेकिन हालात ये हो गए कि 1.5 साल के अंदर अंदर जो है गरीब गरीब हो गया और अमीर अमीर हो गया। जो भी मसाले वगैरह चावल सारे महंगे हो गए, गरीब के 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई है। ये तो सच है कि मुश्किल है, लेकिन जो हालात पहली हुकूमतों ने किए हैं ये उसका नतीजा है, मैं समझता हूँ। ये जो गवर्नमेंट चल रही है इसका तख्ता गुल हो जाना चाहिए। ये जो इनके इत्तेहादी बने हुए ना, ये आगे से हमसे भी वोट मांगने आएंगे तो इनको छितर ही पड़ेंगे। पिछले आदमी का कीता किराया अगे आ रहा, आवाम तंग हुई पई है, महंगाई हैगी है, मानने असी, मगर इमरान दा कसूर नहीं है। लोगों का जो गुस्सा है वो इत्तेहादियों पर भी है, हुकूमत पर भी है, लोग जी नहीं पा रहे हैं। जफरबाज साहब, ये लोगों का गुस्सा तो जरूर है, लेकिन गुस्से से होता कुछ नहीं है, लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आप फैसल भाई, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं आवाम के बीच में बैठा हुआ हूँ, लोग मैयतें नहीं दफन कर पा रहे। जुल्म की इंतहा, ये हुकूमत इतनी फ़कीर हो गई है कि इन्होंने कहा डेथ सर्टिफिकेट 200 के बजाय 1300 रुपये का मिलेगा। मतलब जो हुकूमत मैयतों में पैसा कमाएगी, इनकी हालत देखें। इनके लेफ्ट राइट जो लोग बैठे हैं खरबपति हैं, अगर वो इनके वज़रा खाली 1-1 करोड़ रुपए दे देना कराची में, पाकिस्तान में आटे के नाम पे, आवाम के लिए गिफ्ट है। हमने तो ऐलान किया है कि हम इतवार या पीर को वज़ीर आला हाउस के बाहर खड़े हो रहे हैं ट्रक लेके, और लोगों को गिफ्ट के नाम पे आटा देंगे। इन्होंने कहां लाके छोड़ा है लोगों को? मैं चैलेंज से कह रहा हूं, वज़ीर आला हाउस को आप गिफ्ट देंगे आटा? नहीं, वज़ीर आला हाउस के गेट पर आटे का ट्रक लेके खड़े होंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि इन्होंने पूरे शहरों को फकीर बना दिया है। किन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, हम तो ये परेशान है। आप देखिएगा इस मुहिम को हम कैसे लेकर चलेंगे। हम इस बात को जाने नहीं देंगे, आपके खिलाफ FIR काट दें। इससे पहले कितनी FIR काट चुके हैं, हम रुके क्या? इन्होंने मुराद अली शाह साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं, काट दें। वो चाहेंगे कि वो आपके साथ आके खड़े हो जाए और वो भी आटा तकसीम करें। वो यही तो दिखाना चाह रहा हूं मैं कि आपने डॉक्टरों, प्रोफेसरों, सहाफियों को फकीर बना दिया, आपने पाकिस्तान की पढ़ी लिखी आवाम को भिखारी बना दिया। हम गवर्नर हाउस पे भी जाएंगे, इमरान खान साहब को भी मैं चैलेंज से कह रहा हूं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, चाहे MQM हो, मैं दंग हूं। MQM के वज़रा कैसे डिफेंस क्लिफ्टन शिफ्ट हो रहे हैं भाई, यहां तो लोग मर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, जरा सा वेट करिए, एक अवामी इज्तिमा होने दे। वज़रा डिफेंस क्लिफ्टन शिफ्ट हो रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं तो आपको सिर्फ अभी इतनी सी बात बोल रहा हूं। उनकी वजारत ही नहीं है, एक वजारत है वो छोड़ दी। फरूक नसीम तो पहले ही ऐसी जगह रहते थे। फरूक नसीम इनकी बात कौन सी सुन रहे हैं? तो MQM का कौन सा आदमी जो डिफेंस? मैं अभी खुल के बोलूंगा मसला खराब हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक अवामी इज्तिमा होने दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, चाहे PTI का हो, चाहे पीपल्स पार्टी को, चाहे MQM का, आवाम ने जूते नहीं मारे ना इनको। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं आपसे चैलेंज आप कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, PTI का, मुस्लिम लीग नून का, किसी का भी इज्तिमा होगा, उसमें रहनुमाओं को जूते पड़ेंगे। अगर आवाम छोड़े, मैं कह रहा हूं सहाफी जूते मारेंगे इनको। खाली पब्लिक को करीब तो आने दे। लोगों के घर में रोटी नहीं है, लोग अपनी छोटी बहनों को, बेटियों को बोल रहे हैं बाहर जाओ पैसा लाओ। कहां लाके खड़ा कर दिया है? लोग मरीज अस्पतालों में पड़े हुए। आप चले जाए, मैं कल रात में जिना अस्पताल में खड़ा हुआ था, कसम खा के बोल रहा हूं, मरीज लवायकीन के साथ खुले आसमान के नीचे पड़े। इन्होंने एक काम अच्छा किया है कि सिविल अस्पताल के बाहर जो लोग खुले आसमान के नीचे पड़े थे ना, मरीज जो अंदरूनी सिंस है, उनके लिए टेंट लगा दिया है। इतनी टेंट लगा दिया। डॉक्टर रमेश, एक और काम भी कर रहे हैं आप लोग, आप दस्तरखान लगा रहे हैं सैलानी के साथ मिलकर, और कह रहे हैं कि जिनके पास खाना नहीं है वो आके खाना खाए। कल पिम्स के अंदर एक दस्तरखान लग गया, पूरे पाकिस्तान में दस्तरखान लगाएंगे। 5 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान में जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज बताऊं, मैं डॉक्टर साहब एक चीज बताऊं, 5 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। एक आदमी 6 रोटियां रोजाना खाता है। तकरीबन पाकिस्तानियों को रोजाना 30 करोड़ रोटियों की जरूरत है। 30 करोड़ रोटियों की जरूरत है रोजाना। क्या दस्तरखान के जरिए इमरान खान PTI की गवर्नमेंट 30 करोड़ रोटियां रोजाना सप्लाई करेगी सैलानी के थ्रू, और लोग खाएंगे पिएंगे, इस तरह से जिंदगी गुजारेंगे। साथ कुछ और नहीं चाहिए, सालन वालन कुछ नहीं चाहिए। मैनेज किया, मैं समझता हूं हमारी पॉलिसी को सही तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। जब तक पॉलिसी हैंडल नहीं होगी, आज हमारी अगर फूड की मिनिस्ट्री देखो के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, 1 एकड़ से हमारा क्या निकलता है और दुनिया के और ममालिक में 1 एकड़ से क्या निकलता है।
ये भी हमें सोचने का मकाम है कि हमें उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल, जो आपके साफ़ी बोल रहे हैं, वो हालात बिल्कुल ख़राब हैं। मैं समझता हूँ, देखिए बात यह है कि जिन चीज़ों का सियासतदान को 4 महीने पहले पता नहीं हो तो उसकी प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाती है। गंदम के हवाले से, चीनी के हवाले से, ये मैंने चीज़ें मतलब 4-5 महीने पहले मैंने इंडिकेट की थी कि ये चीज़ें आगे होंगी। तो रमेश साहब भी तो आपके साथ ही फिर भी उन चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं किया गया। एक ही पेज पे हैं, जफर भाई भी, आवाम भी, आप भी, मैं भी, सब एक पेज पर है। वो दूसरे पेज पर डॉक्टर साहब कौन है? दूसरे पेज पर जो है हुक्मरान किसी और दुनिया के, इमरान खान साहब लंदन के एनवायरमेंट में रह रहे हैं, कौन नहीं आ रहा है? रमेश साहब के पास आवाज नहीं आ रहा। फैसल भाई 30-35 लाख मोटरसाइकिलें कराची में हैं, उसमें लोगों के पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं। इतना महंगा कर दिया उन्होंने पेट्रोल। 35 लाख मोटरसाइकिलों वाला शहर कराची, उसमें लोगों के पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, रोटी के साथ जो चीज़ें खानी उसके पैसे नहीं है। लोग मकान का किराया दें, 3 चीज़ें लाजमी हैं। मकान का किराया दें, लोग जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ आने जाने का किराया दें, या के इलेक्ट्रिक और सुई गैस के बिल भरें। के इलेक्ट्रिक एंड सुई गैस के, आप इनके खिलाफ बात करिए, आपके खिलाफ पर्चा कटवा देते हैं। मतलब रियासत ने जो प्राइवेट इदारे आवाम पे मुसल्लत किए, आप उनके खिलाफ भी नहीं बोल सकते। जुल्म की इंतहा देखिए, क्यों? वो आपके दोस्त हैं। नहीं, दोस्ती और हमदर्दी ये वह सारे मामलात अपनी जगह पे, लेकिन अगर एक इंसान जी नहीं पा रहा है, वो अपने घर वालों को सही खिला नहीं पा रहा है, वो रोज़गार जो कमाता है वो उससे सही वक्त के ऊपर उसको उजरत नहीं मिल रही है, वो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, तो ऐसी हुकूमत के रिजल्ट्स के ऊपर कितना इंतजार किया जाए? डॉक्टर रमेश तो कह रहे हैं 3-4 महीने तक यही सिलसिला रहेगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान सही सिंध में जा रहा है, मदीने की रियासत की तरफ जा रहे हैं। कठिन रास्ता है थोड़ा सा बीच में, लेकिन इस रास्ते के अंदर जो बेवाएं बैठी हैं अपने हस्बैंड को दफनाने के लिए, जो जफर अब्बास कह रहे हैं कि एक खातून इनके पास आई हैं, उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया और वो इसलिए इनके पास आई थी कि आप हमें मैयत दफनाने के पैसे दें। तो ये मजबूरी तौर पर जो सूरत हाल निकल कर आ रही है पाकिस्तान में, ये किस सिमत जाएगी? आप लोग कितने लोगों के लिए जो है वो फंड जमा करके उनको सहूलत खाना पीना प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, हमने तो चौरंगियों में दस्तरखान लगा दिए। वो चौरंगियाँ अगर किसी और मुल्क में जाएं, शहरों की चौरंगियाँ, वहाँ पर आर्टिस्टिक चीज़ें बनी हुई होती हैं, खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं, लोग देखते हैं अच्छा ये आर्ट्स है इनके मुल्क का। ये हमारे यहाँ चौरंगियों में क्या है? दस्तरखान है। कोई कपड़े बांट रहा है, कोई कंबल लिहाफ बांट रहा है। अफसोस का मकाम यह है कि दस्तरखान पे लोग आके बोल रहे हैं कि हम मिडिल क्लास थे यार, लेकिन मेरे घर में भी 2 दिन से खाना नहीं पका, मजबूरन आया हूँ यार, 12 रोटियाँ दे दो, खाली सालन की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये मैं सच बता रहा हूं आपको, इन्होंने कहां लाके खड़ा कर दिया। और ये कौन सी हुकूमत है जो रोजगार के वादे कर रही थी, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, और आज तुम खैराती दस्तरखान लगा रहे हो शहर में। तो मिडिल क्लास लोगों को, गरीबों को, तो मिडिल क्लास को बोल रहे हो कि छोड़ो पढ़ाइयां, छोड़ दो, अपने बच्चों को काम पे लगाओ और हमारे यहाँ खैराती खाना खाओ आके। तो इन्होंने तो कमर तोड़ दी लोगों की। मैं तो बस इस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ, इनकलाब आने को है। ये जितने अमीर हैं ये तो पिटेंगे पिटेंगे, ये हुक्मरान जो है आवाम इनको नहीं छोड़ने वाली है। आवाम पागल हो गई इनके जुल्म के आगे। अल्लाह ताला इस दिन से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बहुत कोशिशें कर रहे हैं इकॉनमी ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि नौकरियों के, रोज़गार के मौके बढ़ें। उन्हें 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी थी, तकरीबन 20 लाख के लोग जो हैं इस दौरान बेरोज़गार हो गए हैं। गुर्बत का आलम बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, बिजली के बिल की कीमतें बढ़ गई हैं, आमदनी बहुत कम है, मुश्किल वक्त है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है। और इसके ऊपर जो कन्विंसिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हुक्मरानों का, वो नज़र नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब को ज़्यादा बढ़कर आगे आने की ज़रूरत है। ये दस्तरखान महदूद हैं, जितने भी लगाए जा रहे हैं पूरी कौम के लिए नहीं लगाए जा सकते। बहरहाल ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। आईजी सिंध और सिंध हुकूमत के दरमियान फिर एक बार ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला हो रहा है। मामला लाड़काना में भी है, शिकारपुर में भी है, कराची में भी है। कराची के बहुत सारे इलाकों के अंदर मंशियात जैसे मामलात हैं, सईद गनी साहब के ऊपर इल्ज़ाम आयद हुए हैं, लेकिन हम चलेंगे शिकारपुर, वहाँ से मालूम करेंगे इस वक्फे के बाद, और कोशिश करेंगे कि किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा को भी लाइन पड़ ले इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। महंगाई का जिन बोतल तोड़कर बाहर नाच रहा है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि पाकिस्तानियों को मदीने की रियासत की तरफ ले जाए, रास्ते में है। लेकिन इस दौरान जो महंगाई बढ़ी है, जो आटे की कीमतें, चावल की कीमतें, घी की कीमतें, सब्ज़ी की कीमतें, मुर्गी के गोश्त की कीमतें, हर चीज़ के प्राइस में बहुत इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमतें, गैस की, बिजली की, किस तरह पाकिस्तानी चलेंगे? आमदनी में इजाफा हो नहीं रहा, कारोबार हो नहीं रहा, बहुत बुरी सूरत हाल है। तकरीबन
15 से 20 लाख पाकिस्तानी इन 16 महीनों के अंदर बेरोजगार हो गए हैं। ना 1 करोड़ नौकरियां मिल सकी हैं, ना 50 लाख घर बन सके हैं, ना वो सिमत आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि अभी मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। लेकिन इस वक्त से गुजरा कैसे जाए? मेरे साथ बिजनेस टाइकून अकील करीम डेडी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अकील करीम डेडी साहब, मैं कोशिश कर रहा था पहले सेगमेंट के अंदर आपसे रब्ता हो। खैर ये बताइए, इस वक्त जो मुश्किलात हैं पाकिस्तानी इकॉनमी को, महंगाई, आटे की कीमतें, रोज़ाना तकरीबन 30 करोड़ रोटियां जो हैं वो गरीबों को, निचला तबका जो है उसको चाहिए, 5 करोड़ गरीब है, 30 करोड़ के करीब रोटियां चाहिए। ये दस्तरखान लगा रहे हैं इमरान खान साहब, कितना दस्तरखान लगेंगे, कैसे निकलेंगे हम इन सारे मसाइल से? अकील करीम डेडी साहब। डेडी साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है, वो अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। मेरी उनसे चंद रोज़ पहले बात हुई थी, वो बहुत परेशान थे इस बात के ऊपर कि रोटी अगर 15 रुपए की एक है या आटा महंगा हो जाएगा तो 20 रुपए की एक होगी, तो एक आम आदमी उसने रोज़ाना नाश्ते में 2 रोटियां खानी हैं, उस गरीब आदमी ने दोपहर को भी 2 रोटियां खानी हैं, रात को भी 2 रोटियां खानी है। उसके घर के अंदर अगर 4, 5, 6 अफराद हैं तो सिर्फ अगर रोटियों की कीमत लगाई जाए और रोटियों की क्वांटिटी लगाई जाए तो रोज़ाना 700 से 800 रुपए की एक घर के अंदर, गरीब घर के अंदर रोटियां खानी हैं। अभी ये तय नहीं है कि वो रोटियां आलू के साथ खानी हैं, प्याज के साथ खानी हैं, दाल के साथ खानी है, किसके साथ खानी है, उसके पैसे अलग होंगे। अगर रोज़ाना 800 रुपए की रोटियां हैं तो 30 दिन में कितने की रोटियां होंगी? और अगर 200-300 का सालन भी होगा तो तकरीबन 30-32 हज़ार रुपए का सिर्फ सालन एंड रोटी है। अब उसके अंदर गोश्त नहीं आ रहा, मुर्गी नहीं आ रही, ये 30 हज़ार रुपए का तो ये 2 आइटम हो गए। अब इसके बाद वो घर का किराया देगा, वो बिजली का बिल देगा, अगर उसके बच्चे हैं तो वो स्कूल भी जाएंगे, उसकी फीस भी देगा, अगर सर्दी आ जाएगी तो उसका स्वेटर भी लेगा। ये सब कुछ होगा कैसे इस मदीने की रियासत के सफर में? अकील करीम रेड्डी साहब, ये किस तरह होगा, किस तरह पाकिस्तानी आगे निकलेंगे? जी अकील भाई, मैं आप आवाज आ रही है आपको? मैं पूछ रहा हूँ ये महंगाई से कैसे निकलेंगे पाकिस्तान? फोन में डिस्टर्बेंस बहुत है, उनको बोलो थोड़ा सा या तो मुझे मोबाइल से कर ले या कोई और नंबर से कर ले, इसमें बिल्कुल मुझे आवाज टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है। आवाज थी अकील करीम रेड्डी साहब की, मुझे उनकी आवाज़ ठीक आ रही थी, उनको आवाज़ ठीक नहीं जा रही। हम कोशिश करेंगे टेक्निकली इस मसले को हल करें। तो पाकिस्तान में जो महंगाई का एक बहुत बड़ा एक बहरान सा आया है, जिसकी वजह से हुकूमत डीफोकस है। हुकूमत के वज़रा को ये भी नहीं पता था, मैंने कई सारे वज़रा से बात की PTI के, कि सरकारी कीमत क्या है, पर केजी आटे की सरकारी कीमत क्या है। कल के प्रोग्राम के अंदर भी हमने ये बात की थी, उसके बाद बहुत सारे दोस्त अहबाब ने ये बात की। इन वज़रा को जो कि आम लोगों में से हैं, उनको आटे की सरकारी कीमत नहीं मालूम, जो कि इस वक्त ब्लैक में जो मार्केट में आटा मिल रहा है वो 75 रुपए किलो मिल रहा है। अकील करीम बेडी साहब, ये जो महंगाई हुई है इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह इस पर काबू पाया जाए? पे काबू पाने के लिए सबसे पहले तो जरूरी ये है कि गवर्नमेंट जो गंदम दे रही है 34 रुपए में दे रही है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि गंदम ना दे, अपनी गंदम को पिसवा के आटे की सूरत में वो उसको बेचे और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि लोग, क्योंकि जाहिर बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की प्राइस बढ़ गई है, फिर लोकल मार्केट में भी गंदम की प्राइस बढ़ी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट कोटे में दे रही है 34.5 रुपए पे। तो ये बेनिफिट किसी को नहीं जाना चाहिए, आम आवाम को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट इस रेट में बेच रही है, तो इसका फायदा आवाम तक जाना चाहिए। लेकिन जाहिर बात है कि जब उसका फायदा आवाम को नहीं जा रहा, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कोई स्टेप्स उठाएं और ये यकीन दहानी करा दे कि जो बायर हैं उनको ये डायरेक्ट आटे में कन्वर्ट करके बेचें। और ये मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम भी प्राइस इसकी 45 रुपए से ज्यादा आज नहीं हो। ऐसे बहरान आपके ख्याल में क्यों हुआ है, क्यों हुआ है बहरान? एक दो चीजें हुई थी कि इसके पहले गवर्नमेंट ने 2 दफा व्हीट काफी सरप्लस पड़ी हुई थी तो उसको एक्सपोर्ट कर दिया। जब आपने एक्सपोर्ट किया तो उस टाइम पे मेरा ख्याल था कि उसको आपको रोकना चाहिए। पहली एक्सपोर्ट तो आपने 17 रुपए में की, अब ये गवर्नमेंट, इसकी बात नहीं हो रही, पिछली गवर्नमेंट की बात हो रही है। इसके बाद सेकंड एक्सपोर्ट हुई, वो शायद 28-29 रुपए में हुई है। तो मेरा ख्याल है एक तो ये गलती है गवर्नमेंट की, दोनों गवर्नमेंटों को ये एक्सपोर्ट करनी नहीं चाहिए। अब व्हीट की शॉर्टेज भी हुई है, डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जाहिर बात है कि जो बीच का व्यापारी है वो पैसे बना रहा है। तो आप इस वक्त उनको आप कारोबारी लोग पैसे बना रहे हैं,
अकील भाई, ये गवर्नेंस मैनेजमेंट का मसला हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर रमेश, ये बीच का आदमी जो है वो पैसे बना रहा है, पीटीआई की गवर्नमेंट इस बीच वाले आदमी को पकड़ने में कामयाब हो जाएगी? जो अकील भाई कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, आपको नजर आता है इसका हल ये है? देखें, आज भी ये चीज़ और सूबों के बारे में नहीं, सिंध के बारे में मुझे पता है कि जितनी फ्लोर मिल है, एक बोरी के ऊपर 500 रुपये जो है वो डिपार्टमेंट रिश्वत ले रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमारी हिंदू कम्युनिटी की काफ़ी फ्लोर मिल है, वो कोटा जितनी ले रही है वो ऐसे हो रहा है। मगर दो चीज़ें, एक तो गंदम की शार्टेज भी है। अभी ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा शार्टेज हो जाती है, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, तब करप्शन होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्राइम क्यों होता है? क्राइम तब होता है जब बाप अपने बच्चों को भूखा मरते हुए देखता है, तो बाप जो है मजबूरी में जाके क्राइम करता है। इस तरीके से जब ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, जब देखते हैं कि ये गंदम जो है वो मेरे पास 1 लाख है, मेरे पास डिमांड 2 लाख की है, तो जाके रिश्वतखोरी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग के तहत कि हमारी कंजम्पशन कितनी है, हमारे पास इस वक्त इक्विटी कितनी है, उसके ऊपर हमें वर्किंग होनी चाहिए। आपने इस इंट्रो से पहले जो आप बात कर रहे थे कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, मैं समझता हूं कि हमारी लीडरशिप, इमरान खान की विल मौजूद है। मदीना रियासत की जो बार बार बात करता है, वो चाहता है कि मैं ऐसे करूं, मगर उसके लिए वो इक़दामात करने चाहिए होंगे। पिक एंड चूज ख़त्म करना पड़ेगा। वो लोग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिए लगाने पड़ेंगे। कमाल की बात की है ये कि इमरान खान साहब चाहते हैं, लेकिन उनके पास गवर्नेंस मैनेजमेंट वाले लोग नहीं है, सेटअप नहीं है, उनके पास टीम नहीं है जो ये सब कुछ कर सके। इमरान खान साहब ये चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं एक वक्फा लूँगा, वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जो भारतीय फ़ौजी हैं वो खुदकुशियाँ क्यों कर रहे हैं। हमारी खुदकुशियाँ तो महंगाई की वजह से हो रही हैं, हिंदुस्तानी जो फ़ौजी है वो खुदकुशी क्यों कर रहा है। और साथ में ये भी बताएंगे जो IG सिंध हैं और उनका जो तनाज़ा चल रहा है सिंध हुकूमत के साथ, वो बहुत तेज़ हो गया है और सिंध हुकूमत ने लिख दिया है कि IG कलीम इमाम को चेंज किया जाए। इससे पहले वाले जो IG थे AD ख्वाजा साहब, उनसे मुतालिक भी सिंध हुकूमत मुतमईन नहीं थी, लेकिन ख़तो किताबत हुई है, ख़त लिखे गए हैं, वुज़रा के ख़िलाफ़ लिखे गए हैं। शिकारपुर में इम्तियाज़ शेख, उनके भाई, उनके बेटे से मुतालिक रिपोर्ट्स लिखी गई हैं। सिंध के एक और वज़ीर है सईद गनी साहब, उनके भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि मंशियात फरोशी के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये दो बड़े सीरियस किस्म के मामलात हैं, लेकिन असल मामला है क्या और सिंध हुकूमत IG को किस तरह देखना चाहती है, कौन सा IG होना चाहिए, वो किस तरह काम करे, उसके ऊपर एतराज़ात इतने ज़्यादा न हों, वो खुश इखलाक हों, वो ओबीडियंट हों, चीफ मिनिस्टर के साथ चलें, ये वाला मामला है। वैसे हकीकतन अगर देखा जाए तो अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला है तो किसी भी डिपार्टमेंट का हेड उन्हें रिपोर्ट करेगा, वो किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हो, DG हो, बेशक IG क्यों ना हो, उन्हें रिपोर्ट करेगा। लेकिन सिंध के अंदर ऐसा हो नहीं रहा। आखिर ईगो का मसला है क्या? पंजाब के अंदर एक नहीं कई बार IG तब्दील होते हैं और होते रहते हैं, वहाँ पे आवाज़ नहीं उठती। सिंध में इतनी आवाज़ क्यों उठती है, इस पर हम बात करेंगे इस वक्फे के बाद। एक तरफ मामला महंगाई का है, दूसरी तरफ मामला है इत्तेहादियों को मनाने का, तीसरी तरफ मामला है कि सिंध के अंदर गवर्नेंस मैनेजमेंट के इशूज़ के साथ साथ एक और मामला है कि सिंध हुकूमत IG से खुश नहीं है। कोई भी IG आए उससे खुश नहीं होती है। तो अब IG साहब ने, उनकी टीम ने कुछ वुज़रा को से मुतालिक रिपोर्ट्स दी हैं। इम्तियाज़ शेख साहब बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनके भाई और उनके साहबजादे फराज शेख, उनसे मुतालिक बहुत सारे मामला चल रहे हैं। जब से ये रिपोर्ट आई है तब से शिकारपुर में अमन अमान की सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार आराई हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार, क्या सूरत हाल है शिकारपुर में और इस रिपोर्ट जो आई है, जो ख़त लिखे गए हैं, इसमें कितने हक़ाइक़ सामने आए हैं? जी बिल्कुल फैज़ल अली खान, जब से ये SSP शिकारपुर की जानिब से ये सीक्रेट रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आई, उस दिन से लेकर आज तीसरा दिन है, लेकिन शिकारपुर में जो है सीक्रेट रिपोर्ट सामने आने के बाद कहीं पर भी कोई जुर्म जो है वो सामने नहीं आया है। अगवा बराए तावान की यहाँ पर आम वारदातें होती थी, वो बंद हो गई है। यहाँ पर मोटरसाइकिल छीनने की वारदात हर 1 घंटे के बाद रिपोर्ट होती थी, 2 घंटे के बाद रिपोर्ट होती थी, वो भी यहाँ पर जो नहीं। ये क्या मतलब है, ये क्या कह रहे हैं आप? जब से पुलिस ने, आप ये कह रहे हैं जब से पुलिस ने रिपोर्ट दी है इम्तियाज़ शेख साहब से मुतालिक, उनके भाई से मुतालिक, उनके साहबजादे से मुतालिक, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी शोहरत के शख्सियात हैं। इम्तियाज़ शेख साहब ब्यूरोक्रेट रहे हैं, CM के उम्मीदवार रहे हैं, इस वक्त वज़ीर हैं,
उनके भाई जो है मकबूल शेख साहब, उनके साहबजादे फराज शेख साहब, ये तमाम लोगों की खिदमत के लिए हमेशा से उनके दरवाजे खुले होते हैं। आप ये कह रहे हैं जब से इनके खिलाफ रिपोर्ट आई है, पुलिस ने रिपोर्ट दी, तब से क्राइम बंद हो गए, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो है यहाँ पर सूरत जो पैदा हुई है वो इसी तरह की है कि बिल्कुल जो है इम्तियाज अहमद शेख के बारे में यही यहाँ पर कहा जाता था कि ये जो बेहतरीन एक सियासतदान है, और ये उन्होंने यहाँ के अवाम ने 2 मरतबा मुंतखब भी किया, 3 मरतबा भी मुंतखब किया। तो फिर ये मामला क्या है? क्यों इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए? इस रिपोर्ट के बारे में लोग क्या कहते हैं? वाकई हक़ाइक़ की बुनियाद पर है? जी बिल्कुल, यहाँ के जो शहरी है उनका मिला जुला जो है रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जो लोग यहाँ के वो कह रहे हैं कि ये जो है जो सारा क्राइम जो शिकारपुर के अंदर होता है वो बासर करवाते हैं और MP MNA का बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। मिला जुला रुझान है, लेकिन मामला यह है कि जो चपकलिश है IG की और उनकी टीम की, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि PTI के रहनुमा बने हुए हैं, कारकुन बने हुए हैं सिंध के अंदर, पुलिस ऑफिसर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है। लेकिन बहरहाल तहरीरी तौर पर जो रिपोर्ट्स लिखी गई हैं वज़रा के ख़िलाफ़ भी हैं, और ये तो तय है कि कलीम इमाम साहब अब IG से नहीं रहेंगे। अब कौन होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे जब वो तब्दीली आएगी, जब नए IG आएंगे। मैं आपको चाहता हूँ कि कश्मीर की सूरत हाल थोड़ी सी बताई जाए, हिंदुस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है। 166 दिन हो गए हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादर किया था कि वहाँ इंटरनेट बहाल किया जाए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इंटरनेट बहाल नहीं किया है। वहाँ की सूरत हाल बहुत ख़राब है। हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत अजीब सी सूरत हाल है। मुसलसल जो है वो मुजाहरे जारी हैं, धरने जारी हैं, और मोदी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं, वो अपनी आर्मी के बारे में क्या कहते हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि असल हकीकत इंडियन आर्मी की है क्या, अंदर से इंडियन आर्मी क्या है, और जो उनके जर्नल्स तकरीरें करते हैं, खिताब फरमाते हैं, और मोदी जो पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, ज़रा सुनिए। अब ये जो जुमले हैं, ये जुमले ऐसे हैं कि शायद कोई ऑफिसर अपने सिपाही को इस तरह से कहे, अपने जवान को ऐसे कहे जो जान देना चाहता है सरहदों पर, लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अजीबोगरीब है। एक और क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर ख़वातीन इंडियन आर्मी को पीट रही हैं उनकी हरकतों की वजह से। उनकी जो कारकर्दगी है, उनकी जो एक्सरसाइज के तरीक़ेकार हैं, वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। तो क्या सूरत हाल ओवरऑल इंडियन आर्मी का मोराल है किस सतह का? फिर वो जो आप डॉक्टर जनरल मनोज की धमकियाँ सुनते हैं और आप धमकियां सुनते हैं मोदी की, तो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आम जो जवान है उसकी सूरत हाल है क्या इंडिया के अंदर? दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकशियां करने वाली फ़ौज इंडियन आर्मी है। सबसे ज़्यादा खुदकशियां, मोराल बहुत डाउन, खाने को नहीं है, हथियार नहीं है, और पाकिस्तानी से लड़ने की बातें करते हैं और पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ने की बातें करते हैं। प्रोग्राम मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। कल हम आपको बताएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर किन किन 17 ग्रेड से 21 ग्रेड के ऑफिसर्स ने और उनकी बेगमात ने और उनकी वालदा ने, उनकी बहनों ने पैसे लिए। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों तक पहुँचाने का था। 2000 रुपये, 3000 रुपये, लेकिन बहुत सारे सरकारी अफसरान हैं जिन्होंने सिंध के अंदर, KP के अंदर, पंजाब के अंदर 17 ग्रेड के हैं, 21 ग्रेड के, उन्होंने अपनी बेगमात को भी पैसे दिए हैं, ख़ुद भी पैसे लिए हैं, अपनी साहबजादी को भी दिए हैं, अपनी वालदा को भी दिए। और ये कौम का पैसा किस तरह से खाया गया, इस पर हुकूमत ने फैसला किया है। इन तमाम ऑफिसर्स के नाम शाया किए जाएंगे, इनको नौकरियों से निकाला जाएगा। कल इसके ऊपर आपको रिपोर्ट पेश करेंगे। आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।